अक्षय श्रीवास्तव। तो हाय, मेरा नाम अक्षय है। अब मैंने कहना शुरू कर दिया कि मैं एक स्टैंड अप कॉमिक हूँ। एक स्टैंड अप कॉमेडियन से बातें करते करते टाइम का तो पता लगता ही नहीं, वो तो सही बात। मैं पहले दिल्ली में रहता था, लेकिन तुम्हें पापा को लगा कि नहीं यार, ऐसे तो हमारा बेटा कंटेंट कैसे लिखेगा, तो इसको गाजियाबाद ले चलते हैं। तो काफी छोटे टाइम से मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। और उनसे जब भी बात करते करते ऐसा लगता है कि यार बातें जब होंगी या पॉडकास्ट जब होगा स्पेसिफिक, तो बहुत सरकाजम चला होगा, बहुत ज़्यादा जोक्स होंगे, बहुत ज़्यादा मस्ती होगी, मजाक होगा। बट हर बार मेरे को ये फील हुआ कि यार बातें बहुत ज़्यादा डीप हो गई। ऑल ऑफ अस आर सो फॉर्चुनेट इन दिस जनरेशन कि हम लोग की सर्वाइवल की स्ट्रगल खत्म हो गई है। अब हम लोग डिजायर की स्ट्रगल कर रहे हैं। बट इस पॉडकास्ट में हमने पूरी स्टोरी समझी अक्षय की। क्या मेरी परफॉर्मेंस का टाइम आया, मैं करने गया ना यार, मैंने पहले मिनट में इतना हगा कि 1 मिनट 30 सेकंड पे मैं उस स्टेज से भाग गया। कैसे एक कॉमेडी कितनी डार्क लेवल तक भी जा सकती है, सारी बातें करेगी, क्या है स्टैंड अप कॉमेडी का करियर, उनकी पर्सनल लाइफ। और क्योंकि मैंने वही कहा ना भाई, अभी इंडिया में ना ऑडियंस स्टैंड अप की बनी नहीं है। अभी इंडिया में ऑडियंस अब जाके रैप की बननी शुरू हुई। तो बहुत ज़्यादा फन पॉडकास्ट है, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल पॉडकास्ट है। तो एक कॉमेडियन की लाइफ में हम पूरा डीप डाउन तक घुस रहे हैं। तो अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी में घुसना है, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो आपके लिए पॉडकास्ट बहुत अच्छा है। कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर का जो स्ट्रगल होता है ना, रोज ऑडिशन दो और रिजेक्ट हो और घर आओ, सेम एक कॉमिक का ओपन माइक होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि ऑडिशन बंद कमरे में अकेले होता है, ओपन माइक में आप 20 लोग के सामने फेल होने जाते हो। और इनफैक्ट अक्षय की बातें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। बहुत अमेजिंग लोग आपके आसपास होने चाहिए। मतलब यू नीड द बेस्ट पीपल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। तो एंजॉय योर सेल्फ, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, बहुत फन पॉडकास्ट है, तो मज़ा आएगा आपको। तो मेरे को कमेंट्स करके बताना कि कैसा था पॉडकास्ट। एंजॉय योर सेल्फ। ऑलराइट, सो हाय अक्षय, हाय, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। और एक बार थैंक अपना यू सो मच। इंट्रोडक्शन दे दो सबको, ऑडियंस को भी और मेरे को भी, जो जो लोग सुन रहे हैं। हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो हाय, मेरा नाम अक्षय है। मैं एक स्टैंड अप कॉमिक हूँ। और अब मैंने कहना शुरू कर दिया कि मैं एक स्टैंड अप कॉमिक हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा वीडियोस चलने लग गए हैं। मैं बेसिकली गाजियाबाद से हूँ। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली पता नहीं। मैं पहले दिल्ली में रहता था, लेकिन तुम्हें पापा को लगा कि नहीं यार, ऐसे तो हमारा बेटा कंटेंट कैसे लिखेगा, तो इसको गाजियाबाद ले चलते हैं। तो काफी ओके। छोटे टाइम से मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। और थिएटर करता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर और थिएटर ट्राई किया, फिर एमबीए किया, फिर वहां पे थिएटर किया, और करते करते स्टैंड अप एक्सप्लोर किया। तो कुछ वक्त से स्टैंड अप कर रहा हूँ, साथ में एक जॉब है। आई वर्क फॉर अ बैंक, मैं नाम नहीं लूंगा, आईसीआईसीआई बैंक। और वहां पे मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, इट्स बीन 2-3 इयर्स। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो काफी जल्दी अपने इंट्रोडक्शन में से आईसीआईसीआई बैंक वाली बात हटा दूँ। बाकी तो देखो हाउ इट वर्क्स। चलो, ऑल द बेस्ट। काफी जल्दी आईसीआईसी बैंक छोड़ो, मैं प्रार्थना करता हूँ, या फिर आईसीआईसी बैंक और निकाले। हाँ यार, फिर बहुत। और मोटिवेशन आएगी ना कि अब तूने कैसे निकाला, अब बताता हूँ तेरे को। हाँ, अभी मेरी छुट्टी अप्रूव नहीं करता ना मेरा बॉस, मेरे को बड़ा बुरा लगता है। मेरे को लगता है कि इफ अ कॉमेडियन सेज ना कि तेरी कह के लूंगा, तो ही मीन्स इट। नाइस। मैं नाम लेके लूंगा। बढ़िया, फिर तो निकाल ही दे। फिर तो मैं प्रार्थना करूंगा कि धक्के मार के निकाल। करियर बनना चाहिए ना, रॉक स्टार का डायलॉग है ना, कि ना मेरी गर्लफ्रेंड हुई, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है, ना मेरा कोई घर वाला मरा है, तो मेरी लाइफ में दुख ही कहाँ है, तो मैं कहाँ से गाने लिखूं। हाँ एग्जैक्टली exactly. इतनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊं क्या? उसका हाँ पेन वही। कितना कितना एकदम फ्रेजाइल सा पेन है उस बंदे का। एग्जैक्टली। तो स्टोरी समझता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत जल्दी समझा दी पूरी स्टोरी मेरे को, कि गाजियाबाद से मैं हम्म। निकला कैसी है। पहले तो गाजियाबाद की लाइफ थोड़ी एक्सप्लोर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सुना बहुत है और मेरे को ज्यादा मेमोरीज है नहीं। मैं नोएडा, मेरे पास ही है हीरा गाजियाबाद, बट मैं कभी गया नहीं इतना। तो हाउ इज गाजियाबाद, और कैसा यार है मेरे को ना, गाजियाबाद। मैं बताता हूँ, मेरे को ना गाजियाबाद का ना लोगों के मन में जो ओपिनियन है ना कि गाजियाबाद बहुत, मतलब बहुत अनसेफ है, या गाजियाबाद में गुंडे मवाली घूमते हैं। गाजियाबाद मुझे को लगता है गैंग कि वासेपुर हाँ, वो होता है। एक एक्सटेंट तक सच है। बट वो ना सिर्फ गाजियाबाद की स्टोरी नहीं है। आई थिंक वो पूरा जो रीजन है ना, वो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग सा तो है ना। कि हाँ हाँ। मतलब अगर आप किसी बंदी के साथ रात को ट्रैवल कर रहे हो कि फटेगी, आई अग्री। बट अगर कई बार बढ़िया। आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो ना, आपकी तब भी फटती है थोड़ी थोड़ी। कि यार कुछ 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 भी हो सकता है यार। मतलब एक बार मैंने सुना था कि मेरे घर के पास ना एक बंदा रात को गाड़ी से आ रहा था तो बैरिकेड्स लगे थे, पुलिस वालों ने रोका। पुलिस वालों ने रोका, उसने डॉक्यूमेंट्स निकाले, उन्होंने गन दिखाई उसे। अपेरेंटली वो पुलिस वाले नहीं थे, वो पुलिस वाले के कपड़े में कोई तो गुंडे गुंडे थे, और वो अपना बैरिकेड लेके आए थे। समझ रहे हो कितना एफर्ट दे रहे हैं वहां पे ये चीज के लिए। ओ, ये उसको तो। पूरा लूट लिया और सुबह वहीं पे छोड़ दिया। तो गाजियाबाद के बारे में जो ओपिनियन है, आई थिंक इट गोज एवरीवेयर। नोएडा का भी यही सीन है, दिल्ली का भी यही सीन है, गुड़गांव का तो फरीदाबाद। हमें पता है। मुझे लगता है गाजियाबाद ईस्ट दिल्ली के लड़के वो होते हैं जो कि वाना भी जाट हैं। तो वो ना तो हाँ। पूरी तरह से हमारे गाजियाबाद साइड के रह पा रहे हैं, ना वो उतने कूल हो पा रहे हैं। वही। तो वो ना बीच में ही अभी हम लोग हिंडर कर रहे हैं।
एग्जैक्टली। ठीक है, फिर गाजियाबाद से निकल के फिर जो मतलब फिर क्या चल रहा था, डीयू में क्या पढ़ाई करी? यार मैंने ना गाजियाबाद में मेरा स्कूल था मेरे घर के बहुत पास। उस स्कूल का नाम था ईस्टर्न वैली स्कूल। और ठीक है। बहुत ही ऐसे मुझे लगता था मैं कितने अच्छे स्कूल में पढ़ता हूँ एवरीथिंग। नाम और से भी पता लग नहीं रहा है क्या हुआ इससे। 10वीं में उनका दिमाग खराब हुआ, उन्होंने अपने स्कूल का नाम बदल के रख दिया नूतन विद्या मंदिर। मुझे नहीं समझ में आया कि इतना ड्रास्टिक चेंज कौन लेता है भाई। तो बड़ी मेरे बड़ी स्कूल में बुरी बात 11th है। में ना साइंस स्ट्रीम नहीं थी। ठीक है। तो साइंस स्ट्रीम थी दूसरी ब्रांच में जो कि दिलशाद गार्डन में था। तभी रखा था उन्होंने नाम चेंज करके। दिलशाद गार्डन में था वो वाला, वो गाजियाबाद में नहीं था, वो दिल्ली में था। तो वो मेरे लिए पहली बार दिल्ली रोज जाने वाली बात थी। फिर मुझे ठीक है। जाके पता चला यार यहाँ तो मुझसे भी ज्यादा जलील लोग रहते हैं। हम्म। वहां पे तो मतलब जो मैंने अपने सेट में बोला ना कि लोग लिटरली बोलते हैं कि तेरे बाप को खड़ा करके काट डालूंगा या फिर वो सब बहुत कॉमन था वहां पे। हम्म। 11th क्लास के बच्चे गाड़ी से आते थे। और या पता है एक बार क्या हुआ, हमारे ना एक टीचर ने बहुत डांटा। और फिर स्कूल में ना फेट था, मेला था, ठीक है। हाँ। तो एक बच्चे को अपनी गाड़ी की चाबी दी कि सुन इसको ना पार्किंग से निकाल के वहां डाल दे। उसने पार्किंग से निकाली। उसने स्पेसिफिकली पूछा सर आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, नहीं तो मैं डलवा लाता हूँ। उसने कहा हाँ पेट्रोल डलवाइए उसमें। कुछ उसने 1-1.5 हजार का कहा था उस टाइम, ये मैं बता रहा हूँ 2011-10 की बात। कहता 1.5 हजार का पेट्रोल डलवा दिया। उसने उससे पैसे लिए। उसने उसकी पेट्रोल गाड़ी में डीजल डलवा दिया। जस्ट बिकॉज उसने उसको डांटा था दोपहर में। भाई उसकी गाड़ी का इंजन बर्बाद हो गया यार। ओ भाई इतनी साहब। सैवेज बच्चे वहां के यार मतलब। तो उसके भाई पैरेलली मैंने साहब। फिर थोड़ा सा थिएटर किया, एनएसडी ज्वाइन किया था मैंने तब, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मंडी हाउस में। और वहां पे बहुत डिफरेंस था क्योंकि मैं एक एक दिल्ली में जाता हूँ दिन में, दिलशाद गार्डन स्कूल, जहाँ पे कुटाई मराई और मतलब वॉशरूम में लिखा ऊपर मत देखना ये सब चीजें चल रही हैं। और दूसरा दिल्ली होता है शाम को जहाँ पे मैं थिएटर करने जाता हूँ, मंडी हाउस। जहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लास के लोग आते हैं। हाँ मंडी हाउस। हम्म। जहाँ पे वो लोग होते हैं ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेजोरिटी थिएटर वही लोग परस्यू करते हैं जिन्हें पता है कि उनके पास बहुत पैसा है। हम्म। दिस इज सैड ऑल्सो इन अ वे। बट हम लोग को पता है ना कि इंडिया में आर्ट फॉर्म की एक्सेप्टेंस अभी भी आनी बहुत ज्यादा बाकी है। हम्म। लाइक पीपल वुड लव टू वॉच स्टैंड अप कॉमेडी ऑन यूट्यूब, बट अभी भी ऐसा होता है कि मैं अपना कोई शो डालता हूँ तो मेरे दोस्त ये कहते हैं बहुत अमेजिंग कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। टिकट्स दिलवा देगा क्या, कुछ पासेस अरेंज करा देगा क्या। तो मतलब आई गेट इट, ठीक है। और वो मैं कोशिश भी करता हूँ कैसा हो, बट ऐसे ही है ना, थिएटर का भी यही सीन है कि ऐसे वाला सीन रहता है। तो वहां पे वो बहुत अमीर अमीर बच्चे आते थे। और वो वाले लोग होते थे जो मतलब मेरे लिए नई चीज थी कि हर बारी इंग्लिश में बात कर रहे हैं यार, ऐसे कैसे कर रहे हैं मतलब। हम लोग तो वो थे ना यार जो बोलने से पहले सेंटेंस दिमाग में फ्रेम करेंगे सेंटेंस कि के पहले वर्ड्स आते थे। हाँ, थोड़ा सा रुक के जवाब देते थे। इंग्लिश हम्म। गाना कोई पसंद आता था तो उसकी लिरिक्स सर्च करते थे और फिर उसके साथ गाते थे। हम्म। वो वाला टाइम होता था ना पहले तो उस जगह पे उन लोगों से मिला जहां से मुझे पता चला कि लड़कियों को भी हक किया जाता है बाय बाय कहते हुए। फिर थिएटर किया था, इसलिए मेरे 11th 12th में नंबर बहुत खराब आए। और फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था थिएटर कोटा पे, जिसकी वजह से आई वाज बाउंड टू डू थिएटर फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, क्योंकि डीयू की कट ऑफ बहुत ज्यादा होती है और मेरे स्कोर बहुत बेकार था 12th में। तो थिएटर कोटा पे हुआ था, फिर स्ट्रीट थिएटर किया 3 साल। फिर उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लिया। हम्म। पता नहीं वो मैंने क्यों लिया था। ठीक है। मैं मतलब वही था यार टाइम, वो वाला ब्रेकअप वाला 1 साल होता है ना हर लड़के की लाइफ में, जिसमें हाँ। उसको बनना होता है धड़कन का देव, सक्सेसफुल होके निकलना होता है बस। तो वो वाला टाइम पे फिर उसके बाद मेरा एमबीए क्लिक किया। बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट्स, लक पे सब कुछ ऐसा हो रहा था और आई गॉट अ वेरी डिसेंट कॉलेज फॉर अ पर्सन लाइक मी, क्योंकि मैं अकेडमिकली बहुत ही पुअर था ठीक है। और मेरी दोनों बहनें टॉपर थी। तो मेरी बहुत फटती थी कंपैरिजन से। ठीक है। मैं तो जाके बोल दिया था डोनेशन वोनेशन लगेगी तो बता दो, मैं पैसे निकलवा लूंगा। बट हो गया था फिर उसके बाद से स्टैंड अप और जॉब, ये दोनों साथ साथ। तो स्टैंड अप कहाँ से आ बीच में, मतलब थिएटर से स्टैंड अप में क्यों आए? यार जब मैंने एमबीए ज्वाइन किया था ना अपना, तो उसमें मेरा बहुत मन था कि मैं एक थिएटर क्लब स्टार्ट करूं ताकि वो मेरे सीवी पे दिखे कि इसने कुछ किया एमबीए में खुद से क्रिएट और ये सब। और वो थिएटर क्लब बना रहा था जब मैंने उसका प्रपोजल दिया था, तो हमारी फ्रेशर्स थी और सबको 4 मिनट का कुछ परफॉर्म करना था। ठीक है। तो उस दिन मैंने जाकिर खान का एक स्टैंड अप देखा था, दिल्ली की लड़की, हाँ हाँ। ठीक है। तो मुझे लगा था कि यार मैं इतना औसम नहीं करूंगा लेकिन ना मैं स्टेज करता हूँ और जोक्स वगैरह मैं बना लूंगा, तो शाम को 3-4 जोक्स कर लेता हूँ। तो लिखते लिखते मैंने काफी लिख दिया और शाम को मैं परफॉर्म करने गया था और ये मेरा पहला स्टैंड अप था, स्टैंड अप वाला स्टैंड अप था। ठीक है। तो वो 4 मिनट का करना था और करते करते मैंने 20 मिनट का कर दिया। और वो बहुत औसम हुआ, मतलब मुझे लगा ओह ये कहाँ से हो गया भाई, ये कैसे कर लिया।
ठीक। तो जब आपका ऐसा बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत भीड़ होती है, तो आपको लगता है ना कि अब यूट्यूब पे ही डालना चाहिए मुझे तो नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो फिर मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, कुछ राइटिंग नहीं की। एक जगह पता चला हैदराबाद में ओपन माइक होता है, मैं वहां पे गया। उन्होंने बोला कि सिर्फ 3 मिनट मिलेंगे क्योंकि आप +1 नहीं लाए। मैंने कहा 3 मिनट मेरे जैसे कॉमिक के लिए तो बहुत कम। फिर मैंने उसके वहां पे गया, मैंने वेट किया, मेरी परफॉर्मेंस का टाइम आया। मैं करने गया ना यार, मैंने पहले मिनट में इतना हगा कि 1 मिनट 30 सेकंड पे मैं उस स्टेज से भाग गया। और मैं बहुत सैड था क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, वो सबसे आगे बैठी थी। उसने उसी वक्त स्नैपचैट पे स्टोरी डाली थी कि गो अक्षय। और मैं यार हक दिया यार, एंड यू 1.5 मिनट पे मैंने हक दिया। मैं उतरा, उसके बाद होस्ट भी इतना हरामी था। आया, कहता यू आर फ्रॉम दिल्ली राइट। मैंने कहा, अब मैं वो वाला लड़का हूँ जो इंग्लिश बोलने से पहले सोच रहा है कि यस यस आई एम फ्रॉम दिल्ली। कहता कि इट्स वेरी रेलिवेंट, इट्स वेरी एविडेंट, यू गाइज कम टू अ क्राइम सीन, डू अ क्राइम एंड देन जस्ट लीव। मुझे हाँ। लगा शिट यार, ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो रहा था, ये नहीं था मेरा पहला यूट्यूब वीडियो यार। फिर उसके बाद मैंने किया ही नहीं, मैं नहीं करना। फिर दोबारा एक फ्रेशर्स पे किया, वहां पे अच्छा हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे ओपन माइक्स का कल्चर जाना कि क्या होता है। ठीक फिर है। किया किया फिर मैं दिल्ली आया, कैनवस लाफ क्लब किया। और मैं पता है, मेरे को लगता है कि बहुत अमेजिंग लोग आपके आसपास होना ही चाहिए। मतलब यू नीड द बेस्ट पीपल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। हम्म। तो जब मैं दिल्ली में था ना, तो कैनवस लाफ क्लब जब मैं कर रहा था ना, जब मेरे को पहली बार पता चला था कि ओपन माइक होता है, चौथे मिनट पे लाइट जलती है और ये सब, तो आपको पता है उस वक्त होस्ट करते थे, क्यूरेट करते थे कौन, अनुभव सिंह बस्सी, हर्ष गुजराल, ये लोग। और वो लोग हमें डायरेक्ट फीडबैक दे रहे थे, फ्री फंड में फीडबैक मिल रहा था हमें उस वक्त, हाँ। फ्रॉम दी लेजेंड्स। सारे औसम लोग वहां पे थे। बट फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कैनवस लाफ क्लब बंद हो गया। फिर उसके बाद मैं मुंबई आया, हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया बंद हो गई, पैंडेमिक आ गया। फिर मुझे लगा मैं ही मनहूस हूँ। हम्म। तो फिर वो राइटिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं लिखता रहा। और बस अब मुझे राइटिंग में मजा ज्यादा आ रहा है। स्टैंड अप में भी आ रहा है, बट राइटिंग में ज्यादा आ रहा है। कंपेरेटिवली राइटिंग ज्यादा बेटर, बट क्या प्रोसेस रहता है, मतलब राइटिंग का कितना ज्यादा प्रोसेस जाता है और कैसे सोचा जाता है, मतलब अगर किसी को करना है और किसी को समझना है कि कैसे लिखा जाए तो क्या रहेगा प्रोसेस? यार मैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग जब भी जोक्स, हमारे दिमाग में जोक्स हमारे अराउंड ही होते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम खुद जोक होते हैं सिचुएशन के। इट्स अप टू अस कि वो हम अपनी स्टोरी में कैसे डाल रहे हैं। जैसे जब जब मैंने ना अपना पहला वीडियो स्टैंड अप का ना अभी फरवरी में नहीं डाला। मेरा पहला वीडियो ना मैंने 2018 में डाला था, कैनवस लाफ क्लब से रिकॉर्ड करा के। हम्म। उस टाइम पे ना ज्यादा लोग डालते नहीं थे, सॉरी, उस टाइम पे ज्यादा लोग डालते नहीं थे। और ये था कि जो भी डाल रहा था ना, सॉरी मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, बट उसकी रिलेटिव ग्रोथ आज के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। क्योंकि हाँ। उस वक्त वो थंबनेल इटसेल्फ बहुत ज्यादा बिकता था कि हम्म। बैकग्राउंड में कैनवस लाफ क्लब लिखा हुआ। वो तू समझा कैनवस में समझा। कॉमेडी करता है, लोग ऐसा सोचते थे कि ओ अब तो ये यूएस टूर मार के आ रहा है। उसको नहीं पता कि मैंने पैसे देके वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, बहुत जुगाड़ करके निकलवाई। तो वो वाले वीडियो को डालने के बाद ना मेरे 1 महीने में 3,000 व्यूज थे, ठीक है। तो मैंने ना वो वीडियो उतार दी। अभी रिसेंटली मैंने ना वो वीडियो दोबारा देखी, ऐसे ही मेरे को मेरे हिडन वीडियोस, वो जो प्राइवेट वीडियोस होते हैं, हाँ। तो मैंने ना उसमें राइटिंग देखी। वो राइटिंग वाज ऑल अबाउट जोक 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 जोक, वेरी गुड जोक्स, बट देयर वाज नो कनेक्टिविटी इन देम। कुछ भी हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मैं बस, और स्टोरी। वो ना काफी ऐसे लग रहे थे कि ये दिस इज दी जोक जो कोई भी मार लेगा। हाँ, मतलब कोई काफी कॉमन स्टोरी चीज नहीं है बन कि रही थी हाथी चींटी उसमें। टाइप जोक हो रहा हाँ। है। हाँ क्या? मैं कह रहा हूँ उसमें कोई स्टोरी नहीं बन रही थी, रेस 3 का प्लॉट हो गया। रेस 3 का प्लॉट हो गया था वो, हाँ। सही में। मतलब हम लोग, पता है, हम लोग अभी बात कर रहे थे, मैं, यश राठी, हम सब लोग साथ में ही जाम करते हैं। तो यश से भी बात हुई, तो हम लोग यही कह रहे थे कि यार हम लोग में खुद में ना, हम राइटिंग में ना बेस्ट पार्ट ये है कि जितना ज्यादा हम लिखेंगे ना, हम उतना ज्यादा और उसमें रिफाइन करते रहेंगे। और ये इसका खराब पार्ट भी है, क्योंकि हाँ। हम एक चीज लिखते हैं, फिर हमसे परफॉर्म करते हैं, हमें लगता है कितना औसम हुआ है, इसको ना और लिखता हूँ, फिर रिकॉर्ड करूंगा। वो ना हर रिकॉर्डिंग के टाइम पे नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव ही होगा। उस वजह से ना मैं एक दूसरा डायमेंशन जिसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करके कुछ और लिख सकता हूँ, वो रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। तो हम्म। यश राठी जो मेरा दोस्त है, वो हम बात करें तो हमने यही कंक्लूड किया कि हाँ यार, जब हम ओपन माइक्स करते थे ना, तो हमारे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट जोक्स था हर कॉमिक के लिए, वन जोक ऑन सलमान खान शुड बी देयर। ठीक है। ठीक है, मतलब वो हमारे सेट का क्लोजिंग जोक होता था, क्योंकि वो काफी कन्वीनियंट राइटिंग होती थी। बट ठीक अभी है। क्या है ना, कि सेट के बीच में मैं ये जोक डालते हुए पूछ रहा था कि ये डालूं क्या, ये फनी है क्या। तो उसने बोला हाँ भाई ये फनी है, और 6 महीने पहले हम इसी पे ही काउंट कर रहे थे। तो ऐसे मत बोल। तो वो राइटिंग तो इवॉल्व होती है, बट यस, बहुत लोग बोलते हैं कि राइटिंग अच्छी करने के लिए किताबें पढ़नी चाहिए, और मैं नहीं पढ़ता हूँ।
तो मेरे को लगता है कि मेरी राइटिंग अच्छी हो सकती थी अगर मैं किताबें पढ़ता तो। लेकिन जितने लोग अच्छा लिखते हैं ना, मैं उनके इंटरव्यूज देखता हूँ, मैं सलीम जावेद जी के बहुत इंटरव्यूज देखता हूँ एज राइटर्स। कोई और बात वो हम्म। लोग जो बोलते हैं ना, बेहतर यार, वो बोलते हुए इतने औसम लगते हैं। हम स्क्रिप्ट करके जाते हैं तब हक देते हैं। बहुत बहुत फर्क है उन चीजों में। ओके गॉड कि कॉमेडियन अगर किसी को बनना है, सपोज कि एक बंदा है जिसको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता बिल्कुल भी, और उसको बनना है बस कि मेरे को कॉमेडियन बनना है, तो क्या करना चाहिए उसको? क्या सही वे रहेगा? या तो उसको बैंक में जॉब करनी चाहिए, उसके बाद उसको ट्राई करते रहना चाहिए, इधर उधर भागना चाहिए, ये क्या करना चाहिए उसको? यार मेरे को तो नहीं लगता पहली बात कि मैं इतना क्वालिफाइड हूँ कि मैं बताऊं कि क्या करना चाहिए। बट मैंने क्या किया था, आ, वो मैं बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता था कि मैं और ओपन माइक्स कर सकता था, और सोशलाइज कर सकता था दूसरे कॉमिक्स के साथ, और जैम कर सकता था। हम्म। इस सब से मैंने जो जो राइटिंग में 3 साल में कर रहा हूँ, मे बी वो मैं 1 साल में ही कर लेगा, बिकॉज दूसरों के माइंड्स कनेक्ट होते हैं तो ज्यादा ओपिनियन मिलते हैं, ज्यादा आइडियाज मिलते हैं। क्योंकि मेरे साथ मैं बहुत लूजर इंसान था। 2018-19 तक तो मैं इतना लूजर था ना, कि मैं पता है इतना लेट बड़ा हूँ ना भाई। जब मैं स्कूल में था ना, मैं गाली नहीं देता था 10वीं तक। ठीक है। जब 11वीं में एनएसडी में एक लड़की ने मुझे हक किया ना, तो मुझे लगा कि ओ ये क्या कर रही है। मैं बहुत यार, इतना लूजर कौन होता है यार, कि मतलब स्कूल की लड़ाई में बंदा बोल रहा है कि वो तू ऐसे बोल रहा है, मैं अपने पापा को बोला 11वीं का है यार, तू कुछ तो कर, एक थप्पड़ तो मार कम से कम। मैं इतना लूजर इंसान था। तो मेरे को ना, जब मैं सीएलसी करता था ना दिल्ली में, तो शो के बाद सब खड़े हुए हैं, ठीक है, सारे हम सब बेकार कॉमेडी कर रहे हैं, हम सब। बट हमारे बीच में हमें मोटिवेशन दे रहे हैं अनुभव सिंह बस्सी, और वो कह रहे हैं कि ये करो वो करो, और मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है भैया मैं चाहता हूँ, रात हो रही है ना, मुझे गाजियाबाद पहुंचना है, मम्मी डांटेंगी। ठीक यार ठीक तू, ठीक। मैं क्या 2018 में मैं 23-24 साल का होऊंगा शायद, 22-23, मुझे नहीं पता अभी के हिसाब से, तो हाँ 23 साल का था। हम्म। यार तब बच्चा ऐसा थोड़ी कहेगा कि मेरी मम्मी डांट रही है। उस चक्कर में ग्रोथ भी हुई, ग्रोथ डिले हो गई। तो मुझे लगता है ओपन माइक ज्यादा करने चाहिए, और लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, दूसरे कॉमिक से इंटरेक्ट करना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का। मगर हम्म। बॉदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम जोक मार रहे हो, और अगर तुम खुद अपने जोक को इतना सीरियसली लोगे ना, तो फिर लोग तो ऑफेंड होंगे ही। ठीक है ना। जोक जोक में इनोसेंस होनी चाहिए यार। मुझे लगता है कि आपका जो एक इनोसेंट थॉट है ना एक जोक के पीछे, उसको क्राफ्ट कर लो, उसको ऐसे हटाओ मत कि एंड में आपने वो थॉट ही हटा दिया। समझ गया। बट यस, ओपन माइक्स इज द की। और अब तो ऑनलाइन होता है, इतना इजी है। हम्म। तो ऑनलाइन कैसे कर सकता है? मतलब अगर किसी को ऑनलाइन करना है तो क्या क्या प्रोसीजर है? बहुत सारे इनसाइडर पे बहुत सारे ओपन माइक्स की लिस्टेड होते हैं, अच्छा। कि जूम पे होते हैं, कई बारी ये वेबएक्स वगैरह पे कंडक्ट करते हैं लोग। हम्म। और आप किसी भी एक ओपन माइक को ज्वाइन करो ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको कॉन्टैक्ट्स दे देंगे, आपके सिटी में जहाँ पे ओपन माइक्स हो रहे हैं वहाँ के ग्रुप्स होते हैं, उनमें ऐड करा देते हैं। हम्म। हमारे यहाँ पे गिग इन्फो करके मुंबई में ही 6 ग्रुप्स हैं, जिसमें 200-200 लोग ओपन माइक्स के लिए जुड़े हुए हैं। तो रोज होते हैं वो शोज और ओपन माइक्स, तो वी कैन लाइक ऑलवेज स्पेयर टाइम एंड गो एंड विजिट, एटलीस्ट वॉच दो शोज। मैं मुंबई में पहले मेरे एक फ्रेंड के साथ रहता था, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर था। तो वो और मैं कई बार बात करते थे ना, तो यही समझ में आता था कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर का जो स्ट्रगल होता है ना, रोज ऑडिशन दो और रिजेक्ट हो और घर आओ, सेम एक कॉमिक का ओपन माइक होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि ऑडिशन बंद कमरे में अकेले होता है, ओपन माइक में आप 20 लोग के सामने फेल होने जाते हो। बट वो हम्म। एक्सपीरियंस बहुत सही होता है यार, क्योंकि तुम्हें ना ये, हर कोई तुम्हें बता देगा कि कौन सा जोक चलेगा, बट सिर्फ ऑडियंस बताएगी कि कौन सा जोक नहीं चलेगा, और वही तो हटाना है ना हमें। तो वो हम्म। चीज एक वैसी सी अप्रोच थोड़ी रखेंगे, तो मुझे लगता है कि मोमेंटम बना ही रहता है, कुछ ना कुछ टाइप का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्रेजी। तो क्या लगता है, मतलब एक ये पर्सनालिटी कहाँ से आएगी? एक लूजर इंसान जो अपनी ट्वेंटीज में भी लूजर सा था, मतलब बहुत बहुत ज्यादा पीछे से था, और फिर वो एकदम से कैसे अलग ही निकल रहा है, अलग ही कैसे उभर रहा है? तो कैसे, क्या लग रहा है कि कैसे हुआ ये? क्या किया? यार मैं एक तो देख, सच्ची में बोल रहा हूँ भाई, मैं मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, हम्म। उभरने के लिए अभी उभरने वाली स्टेज में भी पहुंचना है, कि उभरना शुरू हुआ हूं। अभी ये मेरी, जैसे हम लोग एमबीए में पढ़ते हैं ना, प्रोडक्ट ग्रोथ साइकिल, इंट्रोडक्टरी मैच्योरिटी ग्रोथ एंड डेंस डिक्लाइन।
तो मुझे लगता है अभी इंट्रोडक्टरी स्टेज पे पहुंचना शुरू हो गया होगा। मगर उसमें सबसे बढ़िया इंटरेस्ट और सबसे बढ़िया चीज है, मैं बताता हूँ, जब मैं मुंबई आया था ना, तो इधर वर्सोवा में ही मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसके घर गया था ऑफिस से जल्दी निकल के पबजी खेलने। ठीक है। और पबजी खेलते खेलते मेरे दिमाग में ना एक स्टोरी आई थी अबाउट क्विगी। वो मैंने ना मुंबई आके 5 मिनट की स्टोरी पबजी खेलते हुए सोची थी, विच वॉज अबाउट क्विगी, अ क्वांटम डिलीवरी ऐप जो मैं बनाता हूँ। और वो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरी एक्स ने मुझे छोड़ दिया था और वो दिल्ली से मुंबई आई थी। तो वो एक एक लड़के का जो वो होता है ना, चेज करने वाली बात की, धड़कन वाली बात, कि अब तुझे बताता हूँ कि धड़कन का देव कौन बनता है, अब मैं बताऊँ मैं सक्सेसफुल होऊंगा ये वो। तो ना उसमें ना ये सारे लूजर वाली जो चीजें थी ना वो सब फिट हो रही थी यार। कि मैंने उसमें डाला कि एक लड़की ने मेरे लिंक्डइन से इम्प्रेस होके मेरे को मैसेज किया कि हे आर यू नॉट, नहीं नहीं, उसने मैसेज किया था कि हे एंटरप्रेन्योर क्वेश्चन मार्क। तो मैं खुश हो गया कि ओ दिस इज माय मोमेंट, मैंने बोला यार। तो उसने बोला नहीं नहीं, तुमने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है अभी भी। क्योंकि मैं बंदा तो वही हूँ ना। और ये सब हुआ है, ये सब लूजर वाली चीजें हैं जो अभी मुझे रेलिवेंट लग रही है, मे बी शायद 4 साल बाद इस बात को कहूंगा मैं कितना लूजर था। पर सही है यार, लूजर के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। जब बंदा सही कर रहा होता है ना लाइफ में, उसके पास ऑप्शंस नहीं होते। उसको होता है कि इतनी सही जॉब तो चल रही है, गूगल में काम कर रहा हूँ, मैं क्यों छोड़ू भाई। लूजर के पास नहीं होती ऐसी चीज, होता है छोड़ क्या कर। कूल। तो क्या प्लान्स है कि मतलब छोड़नी है नौकरी? नौकरी क्यों छोड़नी है, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, इन द सेंस कि कॉमेडी को फुल टाइम करना है और कॉमेडी से इतने पैसे आ जाते हैं कि नौकरी छोड़ के एक बंदा फुल फ्लेज करियर बना सकता है, अगर वो उस लेवल पे नहीं है, वो जाकिर खान नहीं है, वो बसी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है उसको, मतलब पॉइंट समझ रहे? हाँ मैं समझ गया। यार मेरे को लगता है कि हर आर्टिस्टिक जॉनर में, हर आर्टिस्टिक इंडस्ट्री में ना ये होता है कि देयर इज अ बाइफर्केशन, देयर इज अ क्रीम जो हमेशा बेस्ट करती है। जो बाकी के लोग होते हैं ना, वो लोग स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, थ्रू आउट देयर लाइफ। बट वो स्ट्रगल शुरू करते हो ना तुम, उस टाइम के लोगों का ना डिफरेंट था यार। मैं बताता हूँ, अभी ना कुछ दिन पहले मेरे बैच के हम सब लोग बहुत साल बाद मिले, मेरी ग्रेजुएशन के दोस्त। तो हम 6-7 लूजर लौंडे नोएडा में एक घर पे 24वें फ्लोर पे पार्टी कर रहे थे। हाँ और हम में से एक बंदा था जिसका ना ब्रेकअप था। वो ब्रेकअप से उभरने वाले लड़के होते हैं ना जो एमबीए कर रहे हैं हाँ हाँ। ताकि इसको नीचा दिखा सको। हम्म। तो वो हमारे ग्रुप में ऐसा दूसरा बंदा था। पहला मैं खुद था। तो दूसरा तो वाला। मेरी तो एमबीए होगी, मेरी तो जॉब भी चल रही है। लेकिन उस दिन वो जब आया ना, तो वो प्लेस होके आया था। और हम लोग बहुत खुश थे सब। और हर कोई कुछ कुछ कर रहा है, कोई 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 अपना बिजनेस रन कर रहा है, कोई एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है जो उसे पसंद है। सब बहुत खुश हैं। तो हम लोग बालकनी में थे, हम लोग शराब पी रहे थे, मैं यही कहूंगा। तो मेरे को लगा कि यार कितनी अमेजिंग चीज है कि अभी हम सब लोग इंक्लूडिंग यू, मैंने अभी तुम्हारी भी बात सुनी कि व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज, ऑल ऑफ अस आर सो फॉर्चुनेट इन दिस जनरेशन कि हम लोग की सर्वाइवल की स्ट्रगल खत्म हो गई है। अब हम लोग डिजायर की स्ट्रगल कर रहे हैं। हम्म। सर्वाइवल तो यही था ना, वही। कि कहीं से एक सोर्स ऑफ इनकम आए। तो अब अगर मैं कोई स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो वर्कआउट करती है नहीं करती है, तो दिस इज समथिंग जो मैंने डिजायर के लिए किया, सर्वाइवल के लिए नहीं। और डिजायर में बीटी लेके सोचना शुरू करोगे तो फिर क्या ही होगा, कि कल को अगर नहीं बना तो नहीं हुआ तो कैसे सस्टेन करूंगा। उसके लिए मैंने एमबीए किया, उसके लिए मैंने मराई है, उसके लिए मैंने 3 साल वो जॉब की है जो मेरे को नहीं करनी थी। तो अगर 1 साल ड्रॉप लेके मुझे लगा ना नहीं चल रहा, तो फिर ठीक है, वापस एफडी दे दूंगा लोगों को, ओटीपी भेज दूंगा लोगों को, ये सब कर दूंगा। बैकअप स्ट्रॉन्ग बट हाँ, करके चल रहे हो। बैकअप मुझे लगता है हम सबको प्लान बी, हम सबको छोड़ो यार, मेरे को अपना पता है, मेरे लिए प्लान बी बहुत जरूरी था। और मेरा वो काइंड ऑफ बन गया। अब फोकस प्लान ए पे है, जिसके लिए मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। और शायद काफी जल्दी छोड़ूंगा। ओके। तो कैसे अभी कैसे इनकम जनरेट हो रही है, मतलब शो से होती है स्टैंड अप कॉमेडी की, या जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री काम करती है उस हिसाब से होती है? मतलब बेसिकली मेरे ख्याल से शो यार से ही अभी होती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा रेलिवेंट होने पे थोड़े शोज वगैरह आ जाते हैं, लोग हम्म। अप्रोच कर लेते हैं। और यूट्यूब से सॉर्ट ऑफ इनकम कैसे बनती है वो समझ में आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा एक वीडियो था इससे पहले वाला, पॉन एंड गाजियाबाद, उस हम्म। पे 3 मिलियन व्यूज आए, लेकिन उस पे कुछ इतना रेवेन्यू नहीं बना।
तो मुझे लगा यार ये क्या यूट्यूब वाले देख के शक्ल देख के रेवेन्यू देते हैं कि ऐसी क्या बात है, मतलब व्यूज तो अच्छे खासे हैं यार, 3 मिलियन। बट फिर मुझे पता चला कि वो कीवर्ड्स पे है, क्योंकि मेरा टाइटल ऐसा है तो उसके लिए एड एड लिस्ट में वो ब्लॉक्ड होगा, ये सब हो सब। तो हम्म। धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो एवेन्यू समझ में आ रहा है हाउ इट वर्क्स, डिसेंट इनफ अभी। बट ठीक है, थोड़ा और कॉन्क्रीट हो जाए, थोड़ा और स्टेबल हो जाए, उसके बाद मे बी आई कैन कंसिडर कि हाँ नाउ आई कैन स्विच फुल टाइम टू यूट्यूब, और मे बी फुल टाइम टू शो बेस्ड स्टैंड अप कॉमेडी। क्योंकि मैंने वही कहा ना भाई, अभी इंडिया में ना ऑडियंस स्टैंड अप की बनी नहीं है। अभी इंडिया में ऑडियंस अब जाके रैप की बननी शुरू हुई है, अब जाके रैप टच हो रहा है। पहले हम लोग सिर्फ दो तरीके की ऑडियंस होते थे, एक जो पंजाबी गाने सुनती है, एक जो पंजाबी गाने नहीं सुनती है। हाँ। अब एक ऑडियंस है जो पंजाबी सुनती है, एक है जो रैप सुनती है, हम्म। और वो रैप वाली बढ़ती जा रही है। तो रैप अब एज एन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो रहा है, लोग शायद प्राइवेट रैप शोज में टिकट देख खरीद के उन लोग को देखने जाएंगे जिन्हें वो नहीं जानते, बट स्टैंड अप में वो भी नहीं है। हम्म। तो वो चीज वही, वो क्रीम ए पे हो जाती है कि जो द वंस हु आर द बेस्ट विल गेट द हाउसफुल शोज। हम लॉकडाउन लोग ने पूरा और इम्पैक्ट कर टाइम, दिया ना। बट लॉकडाउन की वजह लेट्स से सी। और ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि जो आने भी लग रहे थे अब वो भी ले बैक हो गए हैं थोड़े से। सॉरी, क्या आपकी आवाज कम मैं हुई? मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से और ज्यादा इम्पैक्ट हो गया इंडस्ट्री में। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत गैप आ ज्यादा। गया ना, दो दो तीन साल तक कोई गया ही नहीं, स्टैंड अप शोज ही नहीं हुए जो एक्टिवली हो रहे हैं जहाँ पे लोग जा सकते हैं। तो उस वजह से एक माइंडसेट ये भी बन गया कि क्यों ही जाना जब ऑनलाइन सारी चीजें मिल रही हैं तो। हाँ हाँ, वो तो है। हम्म। तो क्या लगता है कि कैसे इंडस्ट्री बनेगी और क्या फ्यूचर प्लान्स लग रहे हैं इंडस्ट्री के कॉमेडियंस के लिए? क्योंकि यार amazon मेरे बहुत को ना, ज्यादा बूस्ट कर रहा है, amazon हो गया और अपना नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे जितने आए हैं ये सारे भी कॉमेडियंस के साथ बहुत ज्यादा टाइप्स कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब सो बेसिकली हम लोग का ना एक शो था ग्रेटर कैलाश में, हम्म। जिस दिन अनुभव सिंह बस्सी भाई ने अपना वीडियो रिलीज किया था ना, चीटिंग, उससे एक रात पहले उन्होंने वो लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, और हम दो तीन ऐसे हल्के से छर्रे टाइप लोग उनके लिए ओपन करने गए थे, ठीक है। हम्म। तो शो से पहले ना उन्होंने एक बात बोली थी जो मुझे बहुत रेलिवेंट लगती है। उन्होंने बोला कि इंडिया में स्टैंड अप एक नई इंडस्ट्री है, और हर इंडस्ट्री में फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। हम्म। तो इवन इफ यू स्टिक टू स्टैंड अप फॉर नेक्स्ट 6-7 years बाय बीइंग जस्ट एन एवरेज कॉमिक, तो भी आज से 10-15-16-17 साल बाद, क्योंकि हम लोग तो यंग है ना, और अभी तो और यंग लोग आ रहे हैं, 19-19 साल के लोग कॉमेडी कर रहे हैं, तो बाय द टाइम दे विल बी 36-37 ना, दे वुड बी समवन रेनाउंड इन द इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। क्योंकि इंडस्ट्री जब बनेगी ना तो अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी। पहले सब क्रिकेट खेलते थे लेकिन कहीं पहचान में नहीं होता था कोई कि इंडिया के लिए खेल रहा है, बट आईपीएल आने के बाद हर फ्रेंड सर्कल में एक बंदा होता है, कहता है कि नहीं भाई मेरे फूफा का बेटा ऋषभ पंत है। हम्म। तो वो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो एवेन्यूज आएंगे। तो इट्स अबाउट स्टिकिंग टू द इंडस्ट्री, फिर चाहे उस स्टिक के लिए आपको फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जॉब से मिल रही है एग्जैक्टली। तो सेम ले लो ना, ठीक है। जॉब में सेम भी तो सेम कंटेंट मिल सेम। रहा है ना। या क्योंकि मेरा भी यही है, पॉडकास्ट जो मैं कर रहा हूँ, पॉडकास्ट इंडस्ट्री भी अभी तो गायब ही है, मतलब पता ही नहीं है। मतलब अगर मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि पॉडकास्ट, तो पहले तो यही आ जाता है कि ये क्या होता है, ये क्या कर रहे हो तुम। तो हाँ है ना। तो पॉडकास्ट इंडस्ट्री भी सेम ही है कि जैसे मैं एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि समझ लो आज से 8 साल 5 साल पहले जो यूट्यूब था वो अभी इंडस्ट्री पॉडकास्ट की चल रही है, और जो अभी से लग गए वो भुवन बाम आशीष चंचलानी बन सकते हैं पॉड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो गेट योर पॉइंट, सही सही है। अच्छा, उसके पीछे की क्या स्टोरी है जो पेरेंट्स वर्सेस अस है, जो पेरेंट्स वर्सेस यू है, उसके पीछे क्या स्टोरी है? क्योंकि वो बहुत सही लिखा है, बहुत ज्यादा सही लिखा हुआ है। और मैं अपनी मम्मा के साथ ही देख रहा था, और हम दोनों के मतलब ऐसे ओपिनियन ऐसे हो रहे थे कि देख रहे हो यही करते थे आप, यही करते थे आप मेरे साथ भी। तो वो कैसे लिखा और वो फ्रस्ट्रेशन कैसे निकले और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस पर? यार मेरे ना मैंने वो सेट लिखना शुरू किया था आई थिंक 26 अप्रैल को, जब मैं सच में उनके क्रिमेशन से लौट रहा था, ठीक है। हम्म। तो मेरे जो दूसरे जीजा जी है ना, वो वो साइड में बैठे थे, मैं गाड़ी चला रहा था। तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरे को ना मैसेज करो कि टूटेगा तो आवाज आ जाएगी, क्योंकि मुझे ना पहली चीज ही उस सेट के लिए वही दिमाग में आई थी कि यही होगा प्रेमाइसिस पूरे सेट का। मुझे नहीं पता सेट क्या होगा बट प्रेमाइस ये होगा।
फिर ना क्योंकि ना यार वो ना द पर्सन जिसके अराउंड वो स्टोरी है वो बंदा बहुत फन था यार। वो बहुत फन था, मतलब मुझे पता था कि हम लोग ये कंटेम्पलेट कर रहे थे कि जब ये सब ठीक हो जाएगा ना, तो वो और मैं बैठ के खुद कितना ज्यादा इसके ऊपर बकचोदी लिखेंगे कि यार कितना टाइम पास हो गया फिजूल का, कि इतना ट्रैवल करना पड़ गया, ये हो गया वो हो गया। तो वो बंदा ना वैसा था, इसलिए मुझे ना कोई भी शर्म नहीं आई कि अभी भी कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ओ बताओ इसके ऊपर जोक मार दिया। ब्रो जोक है, सुनना है तो सुन, नहीं सुनना तो जा तू। मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू राइट अ हेट कमेंट। या आपको लॉग इन करना पड़ता है भाई, आपको कैप्चा टेस्ट पास करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि ये स्मॉल ई है या कैपिटल ई है। बहुत मेहनत लगती है। बट तू इतनी मेहनत किसी को ये बताने के लिए क्यों कर रहा है कि तू बेकार है, तू बेकार है, तू मत कर। ठीक है ब्रो, मुझे पता है, मेरा बाप मुझे बोलता है बात रोज, इट्स ओके। लेकिन एक ना पैरेलल पैरेलल स्टोरी ये भी चलती रहती है कि लेट सो के उठते हो, लेट सो के उठते हो। ये ब्रिज मोहन के बेटे वाली जो स्टोरी थी ना, वो एक्चुअली ये सब साथ साथ हो रहा था कि मेरे पापा का फोन आ रहा था कि बेटा उनके फ्रेंड का नाम कुछ और है, उनकी वाइफ और बेटे दोनों को एडमिट कर लिया है वो। तो ना उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि यार शिट, मेरे पापा ऐसा तो नहीं सोच रहे, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो हम ये सोचते हैं ना सेम चीज अगर मेरे साथ होगी तो मुझे कैसा लगेगा। हाँ हाँ तो मुझे लगा यार मेरे पापा कैसे भी हों, लेकिन शायद बाप और बेटे में ना एक होता है एसोसिएशन जो दोनों अवॉइड करते हैं, क्योंकि दोनों लड़के हैं ना। हम्म, दिमाग तो बेचा हुआ है दोनों ने, इमोशन एक्सप्रेस तो करना ही नहीं है। फिर उसी में मैंने कुछ तो उन्हें कहा था, तो उन्होंने मुझे बहुत ही लेम चीज बोली थी कि हाँ अभी तुम आओगे हाँ मैं रोहतक से आ रहा था। कहते अब बीच में कहाँ रुक गए खाना खाने। मैंने कहा पापा मैं सुबह से भूखा हूँ। कहते कोविड हो रहा है बाहर क्यों खाना है। हाँ, मैंने कहा आ रहा हूँ। कहते आओ लेट हो गए फिर सुबह देर तक सोओगे। मैंने कहा आपको पता है हम कर क्या रहे हैं। तो उस तरह से ना वो सिचुएशंस थी। काफी सारे जोक्स मेरे बहुत पुराने थे, जैसे वो टाइप ऑफ गर्ल्स है ना जो कि दिल्ली में चाय टाइप की लड़कियां होती हैं और इतने में ठंडी बाकी लगती जगह पे से हाँ जो मुंह खोलती है हाँ, वो वाला। तो वो सब जोक्स तो वहीं से ही थे। फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द सेट एक्चुअली इसमें ना और 11 मिनट का फुटेज है जो मैं दूसरे डिलीटेड सीन्स के नाम से रिलीज करूंगा। हम्म, उसमें मैंने ना एक स्ट्रीट प्ले पे बिट डाला है। ओके तो उसमें मेरा एक जोक है कि ना स्ट्रीट प्ले पता है क्या होता है। हाँ हाँ अच्छा स्टेज प्ले पता है क्या होता है। हाँ 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 स्टेज प्ले में कहते हैं पैसा नहीं है, ठीक है स्ट्रीट हाँ प्ले हाँ में स्टेज भी नहीं है। हम्म, ठीक है, स्ट्रीट प्ले में स्टेज भी नहीं होता। ठीक फिर है उसके बाद ये स्टोरी शुरू होती है कि क्यों स्ट्रीट प्ले इतना गरीब है, स्ट्रीट प्ले में क्या होता है सब। तो वो एक अलग ही बिट बनता गया। तो हाँ, अलग अलग डायमेंशंस की बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि अराउंड अराउंड बन रही थी। और फिर कोविड अपने आप में बहुत फनी था। मेरे एक हम्म, जोक था जो मैंने हटा दिया, मेरे को नहीं पता क्यों, मैं भूल गया कि जब जब ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे और याद है हम परेशान थे कि अब क्या होगा, हाँ 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 लॉकडाउन खुलेगा जब तो स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे। हम्म, हमने ठेके खोल दिए। सबसे पहली चीज हमने ठेके खोली थी एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। हमें सबसे हम्म, पहली नीड ठेके की लगी, विच शोज हम्म, कि हमारे देश का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना बढ़िया है भाई। किसी ने right, इस पे ऑफेंस नहीं लिया, किसी ने इस पे प्रोटेस्ट नहीं किया। इस एक चीज से हम यूनाइट हुए। तो मुझे ना मतलब वैसी ना बहुत सारी चीजें पैरेलली हो रही थी, तो मे बी दैट वाज हाउ ऑल दोस थिंग्स केम इनटू अ सिंगल प्लैटर। और फिर वो चीज बनाई या बनने की कोशिश हुई। हम्म। अच्छा ये कितना टफ होता है कि मतलब जैसे कि हम अपने फैमिली के ऊपर जोक्स कर रहे हैं और उसमें जैसे कोई ऑफेंड भी हो सकता है, तो ये सारी चीजों को दिमाग में रख के स्केच लिखते हो या स्टेज पे जब होते हो तो उस जोन में होते हो कि यार बोल दिया बाद में देखेंगे। तो ये क्या कैसे चल रहा होता है, क्योंकि एक बार तुम लिख रहे हो तब तुम इतना नहीं, तुम पूरा सोच समझ के लिख रहे हो, बट जब तुम स्टेज पे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ आ जाता है और तुम उसको ऑन द स्पॉट भी निकाल सकते हो। तो उसका कुछ प्रेशर रहता है कि यार कि कोई ऑफेंड ना हो जाए, या कोई अगर मैं अपने रिलेटिव का बता रहा हूँ और ऐसी सिचुएशन पे बना रहा हूँ तो कोई ऑफेंड ना हो जाए, या रिलेटिव जो जिसके बारे में हो रहा है वो ऑफेंड ना हो जाए। तो ये सारी चीजों को कैसे ध्यान में रखते हो और इन सबसे कैसे बचते हो स्पेशली। यार मैं मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान जब स्टेज पे चढ़ता है ना पहली बार, तो उसे कोई प्रेशर नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि लोग ऑफेंस भी ले सकते हैं। तो हाँ जो मेरा अबव द हैबिटेट वाला शो है ना, उसमें एक तो ना बहुत इनअप्रोप्रिएट जोक्स हैं। खैर वो तो सोचो तुम कहोगे हाँ अक्षय वो तुमने वीडियो में डाले हैं। हाँ 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 उससे ज्यादा इनअप्रोप्रिएट जोक्स है भाई, बहुत ज्यादा। जो मतलब मैं खुद सुन के मुझे लगा था कि मैं पिटा क्यों नहीं इसके बाद। बट वो ना उस शो के जस्ट बाद हैबिटेट द पर्सन हु रन्स इट और अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन,
उन्होंने मुझे समझाया कि वंस यू पुट एनीथिंग ऑन इंटरनेट ना, लोग क्राफ्ट एक इमेज क्राफ्ट कर लेते हैं तुम्हारी अपने दिमाग में कि ये है ही ऐसा, हम्म। this is the kind of person he is, which is bad in a way and also good if you look at it in that way कि मैंने ना क्या हुआ उनसे बहुत फन चीज हुई थी। जिस दिन मैंने पेरेंट्स वर्सेस अस डाला था उस दिन मैं गुड़गांव में था और मैं अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने गया था। तो कोई एक इंसान था जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कोऑर्डिनेट कर रहा था काफी टाइम से कि कभी गुड़गांव आओ तो बताना, आओगे तो बताना। तो कोई एक ऐसा एक पर्सन थे तो उन्होंने मुझे बोला कि आओगे तो बताना। तो मैं गुड़गांव में था, उन्होंने स्टोरी देखी, मुझसे मिलने आए और जब वो आए ना मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे साथ ये सब पहली बार हुआ, ठीक है। और इंटरनेट कितना छोटा है यार, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता स्टैंड अप कॉमेडी क्या है। और कुछ लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी में कोई कोई रैंडम बंदा इतना डिसेंट लगा कि वो उनके 5 मिनट के टाइम के वर्थ है। तो वो मुझे जब मिलने आया ना मुझे बहुत अमेजिंग लगा। लेकिन उनके जस्ट पीछे ना उनकी मम्मी थी, तो मैं बोला मेरी मम्मी कार में, वो भी आपसे मिलना चाहती थी। मुझे लगा आंटी क्यों मिलना थी, मेरा वीडियो तो लास्ट वही था ना जिसमें व्यूज आए हैं, आंटी क्यों मिलेंगी। पर जब आंटी ने बोला बेटा मैंने सुबह आपका पेरेंट्स वर्सेस अस देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। लेकिन मैंने ना आपका दूसरा वीडियो भी देखा है, बेटा आप इतना अच्छा तो लिखते हो बिना गाली गलौज के, क्यों देनी है गाली, आगे से मत देना। तो मुझे लगा यार ये कितनी क्यूट चीज भी है इन अ वे कि हाँ। ऑडियंस अपनी एक ओनरशिप बना देती है ऑन योर कंटेंट। हम्म। सो इफ यू डीरेल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव तो उन्हें बुरा लगता है। आई डू अग्री विद द फैक्ट कि लोग बहुत वेले हैं, कई लोग तो सिर्फ फिजूल में भसड़ करने के लिए लिखते हैं। हाँ। मेरे पहले वीडियो पे इतने लोगों ने इतने जोक्स के लिए लिखना शुरू कर दिया था कि ये कॉपी किया वो कॉपी किए। और मेरे को बाद में ना मैंने कुछ लोगों के वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि हाँ शायद मेरा प्रीमाइस इससे मिलता है, बट ब्रो आई हैव अ स्टोरी फॉर दैट जोक, आई हैव अ हम्म। रिकॉर्डिंग ऑफ इट 4 years ago। वो मेरा जोक है, बट मुझे लगा मैं कितने लोग को ये बोलूंगा। तो मैंने कोविड वर्सेस अस में सारा का सारा ऐसा लिखा कि अब बेटा कोई कोई बोलो कि ये जो उसका कॉपी है, जो उसका कॉपी है। उसके नीचे भी एक बंदे ने लिखा पूरा कॉपी है। तो मुझे लगा यार इतना एफर्ट क्यों दे रहा है ब्रो, तू लॉग इन कर रहा है सिर्फ ये बोलने के लिए जो मुझे पता है नहीं है। हम्म। करेक्ट। बट वो एक चैलेंज रहता ही है कंटेंट। और अब मैं धीरे धीरे बहुत आई ट्राई टू नॉट राइट थिंग्स अबाउट रिलीजन, कल्चर, ओपिनियन, इंटरेस्ट। क्योंकि ना मैंने एक वीडियो देखा था तिग्मांशु धूलिया जी का ठीक है। स्कूप वूप पे, उसमें उन्होंने बोला था कि हम लोग ना बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया में लोग कंटेंट के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये वो। जब वो पद्मावत वगैरह का हुआ था हाँ। तो उन्होंने कहा था इंडिया हैज सो मेनी कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस इन इट कि अगर सेंसर बोर्ड किसी चीज को अप्रूव कर दे जो आपको ठीक लग रही है, उसकी वजह से वाराणसी में दंगे हो सकते हैं, या उसकी वजह से हैदराबाद में लोग सड़क पे मोर्चा डाल सकते हैं। हम्म। तो अगर आप बहुत ज्यादा बोस्ट करते हो कि आपकी कंट्री में इतने कल्चर हैं, इतने पहनावे, इतने लैंग्वेजेस हैं, तो इट कम्स विद अ कॉस्ट आल्सो। या। तो उससे थोड़ा सा मतलब हर किसी की अपनी अप्रोच है। मुझे नहीं लगता कि गलत है कि कुछ कुछ आप कंट्रोवर्शियल चीज के बारे में बोल रहे हो तो गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी अप्रोच है, हर किसी का अपना ओपिनियन है। बट मुझे लगता है कि सिंपल राइटिंग करो, क्यों उड़ता हुआ तीर लेना है, डीप शिट। वैसी वाली चीज है। डीप शिट। डीप शिट। नाइस। अच्छा, ये चीज सबकॉन्शियसली दिमाग में नहीं आती क्योंकि वैसे तो ब्रॉडर पिक्चर इंटरनेट पे जितने भी लाखों व्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, वो उनकी एक ओपिनियन चल रही है, वो इतनी मैटर नहीं करेगी क्योंकि वो एक कनेक्शन नहीं मिला, लाइव कनेक्शन नहीं मिला। बट अगर एक आंटी ने मिलके बोल दिया कि बेटा नेक्स्ट वीडियो में गालियां कम देना, तो सबकॉन्शियसली ये दिमाग में रह नहीं जाता कि यार मैं डाल रहा हूँ, वो आंटी क्या सोचेगी। मतलब इतने कमेंट्स के बारे में इतना ख्याल ख्याल नहीं आ रहा जितना उन आंटी का आ जाएगा। तो ये होता है ऐसा क्योंकि हाँ मेरे साथ ये होता है। हाँ हाँ भाई मैं बताऊँ, ये वाले वीडियो से पहले तक जो मेरा वीडियो था ना उसके लिए मैंने मम्मी को मना किया था कि हो सकता है कि आपके दोस्त वोस्त देख लें गलती से, तो कभी आपको कोई डिस्कस करना है तो मत करना, और प्लीज मेरे पे इतना रहम करना कि आप लोग मत देखना, ठीक है। हम्म। क्योंकि उसमें बहुत खराब लैंग्वेज है और मैं नहीं चाहता आप लोग देखो। विच अनएक्सपेक्टेडली दे रिस्पेक्टेड दिस थिंग और उन्होंने नहीं देखी, मम्मी पापा दोनों ने। आज तक उन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे, ठीक है। तो मुझे लगा कि काफी मतलब सही अप्रोच है। फिर मैंने पेरेंट्स वर्सेस अस वाला वीडियो डाला, ठीक है। हाँ। उसको डालने से पहले मैंने इंडिविजुअली सबको दिखाया क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो था। तो मेरे को था कि मैं ना हर किसी को दिखा के देखता था कि कहाँ पे बंदा ऐसे कर रहा है, या फिर ये बंदा इधर उधर देख रहा है, कहाँ या पे ये स्क्रीन डिस्ट्रैक्ट पे हो रहा टैप है। करके देख रहा है कि कितना बचा है। हाँ। तो मैंने ना अपने पापा को दिखाया, ठीक है। हाँ। पापा ने देखा, पूरा देखा। तो बीच में वो थोड़े से इमोशनल से हो गए थे, बट वही है ना, वो भी अपना इमोशन नहीं दिखाएंगे, मैं भी नहीं।
तो मेरे लिए ना अचीवमेंट होती है अगर वो पूरा वीडियो देख लेते, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। उन्होंने ना पूरा वीडियो देखा और उसके बाद मैंने बोला पापा ठीक है, कहते हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा एग्जैक्टली मतलब यार, कुछ आपको लगा? एग्जैक्टली सेम, कहते नहीं एग्जैक्टली नहीं सेम। ठीक। कोई कुछ क्या क्या मतलब, क्या? मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली सेम, मेरे साथ भी सेम है, डिट्टो। मतलब मेरे को बस दिखाना होता है, मेरे चेहरे पे खुशी होती है कि ये देख ले, बस ये पूरी देख ले। अगर उन्होंने बीच में ही कह दिया ना कि हाँ ठीक है, मतलब फोन पकड़ा दिया ठीक है, तो मतलब ठीक है, इनको पसंद नहीं आई बट अप्रिशिएट कर दिया। और अगर उन्होंने वो पूरी चीज देख ली ना, मेरे लिए वो पूरा हो गया कि बस अब तो ये चीज सुपर हिट है। हाँ हाँ, सेम, आई कैन बिल्कुल। रिलेट। उनको इमोशंस ही नहीं बट एक्सप्रेस उन्होंने करने ना आते। क्या क्या क्या? मैं कह रहा हूँ इस जनरेशन को इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं करने आते। उनको लगता है कि भाई डिस्टेंस यार मेंटेन उनको रखना लगता है। है कि ये वेस्ट है, उनको लगता है क्यों करना एक्सप्रेस भाई, तुम कहीं जा हाँ, रहे हो क्या, कुछ दिक्कत है क्या? मैंने वही कहा वही अरे वही हद है यार। यार। मैंने ना ये वीडियो सबसे पहले अपनी दीदी को दिखाया था, क्योंकि हम्म मैं ना उसका ओपिनियन देखना चाहता था। तो मेरे को अभी तक जितने भी रिएक्शंस मिले ना, मेरे को उसमें उसका बेस्ट लगता है, बिकॉज वो मैंने पहला लाइव देखा है किसी को, हंस भी रही थी वो, रो भी रही थी वो, और उसने मेरे को थैंक यू बोला था वो देखने का। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, मतलब क्योंकि ना मैंने इसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था यार, इस सेट पे बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था। तो मेरे को था कि कहीं ये वेस्ट हुआ क्या था ना, मैंने ये परफॉर्म करना था चंडीगढ़ लाफ क्लब में 2 अक्टूबर को, वहीं पे रिकॉर्डिंग थी, सब सेट था, हैबिटेट तो था ही नहीं कहीं स्टोरी में। ठीक है। और मैं चंडीगढ़ परफॉर्म करने गया और मैंने जो वाहियात परफॉर्मेंस की, मैं ना हाथ पे बुलेट पॉइंट्स लिख के गया था, क्योंकि इतनी लंबी स्क्रिप्ट थी हाँ कि हाँ। मुझे लगा स्टोरी तो मेरी है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा इधर, ठीक है, हम्म और माइक ऐसे पकड़ा होगा तो मैं यहाँ से पढ़ पढ़ के बोलता रहूंगा। तो मैं गया, मैंने पहले 3 पॉइंट्स वाले जो थे वो मारे। तीसरा मेरे को याद है मैंने लिखा हुआ था कि लेट सोकर उठते हैं वाला जोक, वो पूरा बिट किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि 3 तक तो याद है, चौथे पे नीचे देखूंगा और अच्छा शो जा रहा है। तो मैंने चौथे पे नीचे देखा तो सैनिटाइजर मलने से ये पूरा ब्लू हो रखा था, और मुझे लगा फक, मैं बोला मैं भूल गया हूँ। हाँ। तो ना ऑडियंस को लगा दिस इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं मैं भूल गया हूँ, और फिर ना मैं डिस्कनेक्ट हो गया अपने सेट से। और फिर मैं हाँ। इतना डिप्रेस हुआ ना रात को। वो परफॉर्मेंस एवरेज थी, बहुत बेकार नहीं थी मगर अच्छी नहीं थी, अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी। हम्म तो मैं ना बहुत डिसअपॉइंट हो गया, मुझे लगा ये लिख रहा था मैं इतने दिन से है, इसके लिए मैं बोल रहा था अपने दोस्तों को मिलने नहीं आ सकते, क्या लिखा है मैंने, वो मैं दीदी को बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ, क्या भाई यार लिख रहा हूँ। बट फिर हैबिटेट में जब वो हुआ तो वो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हो गया, मैंने दीदी को दिखाया, अमेजिंग है वो। पापा को दिखाया, ठीक है, पापा से बोला कैसा लगा, कहते ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। तो मैंने कहा मतलब कुछ आपको लगा कम ज्यादा, कुछ हटा दूं कुछ कम कर दूं? कहते नहीं ठीक है तुम जाओ। तो उनका ना ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं, क्योंकि गाजियाबाद में फ्लोर का कॉन्सेप्ट है, मुंबई में छोटी मैं सी दिल्ली जगह पे वाला हूँ, एक मेरे को एक पता है, से मेरे को रहता है। पता है। हाँ मतलब समझ रहे हो ना, हाँ इसका मतलब ये नहीं कि हम अमीर हैं, इसका हाँ मतलब ये कि हमने डिसीजंस अच्छे लिए लाइफ में। हाँ। तो वहां पे ना फर्स्ट फ्लोर पे मैं निकला, मतलब पापा के ऑफिस से ऊपर जा रहा था। तो मैंने कहा आ जाओ, कहते मैं 5 मिनट में आता हूँ। फिर उसके बाद वो 2 घंटे बाद ऊपर आया, ठीक है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा "अबे यार मतलब सही है यार, मतलब पापा 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 ने मेरे पे टाइम स्पेंड किया", क्योंकि यार मेरी ना दोनों बहनें हमेशा 90% एंड अबव रही हैं। दोनों की सरकारी स्कूल से स्कूलिंग हुई, सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन और सरकारी कॉलेज से एमबीए, कोई खर्चा नहीं हुआ दोनों पे। और दूसरा मैं हूँ, मैं सारे पैसे नूतन लेके। विद्या मंदिर के इतने वाहियात स्कूल में पढ़ता था जिसके 3 महीने की फीस 15,000 थी। मेरी बहन की 3 महीने की फीस 12 रुपए थी, और वो हम्म एक अच्छे स्कूल की थी जहाँ की एजुकेशन भी अच्छी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी। तो मेरे लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर पापा ऊपर आए, कहते कि ये तुमने 100 रुपये लिखा है, मैंने कहा "हाँ।" कहते "अच्छा, अच्छा, अच्छा।" मैंने कहा आपको कुछ लगा, कहते नहीं बाकी सब ठीक है बट आई थिंक देर आर टू मेनी जोक्स, तो जोक्स थोड़े कम करो, मैसेज नहीं जा रहा। मैंने कहा अरे भाई वही करना है ब्रो, क्या बात हो गई है? तो उनका रिएक्शन थोड़ा ऐसे ही रहता है हमेशा। मैंने उनको फोन करके बताया पापा मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। कहते गुड गुड गुड, शादी कर लो। कुछ भी रैंडम बोल देते हैं, कुछ भी। ठीक है, बहुत सही। अब टाइम से उठ जाना। हाँ क्रेजी। सेम यार, बहुत बहुत ज्यादा रिलेटेबल। सेम, मेरा भी यही सीन है पापा के साथ। मतलब मेरे को ऐसा होता है कि पापा का यूं ठीक ठीक है, ये अच्छा है, और मम्मी की इतनी ज्यादा बातें, ये दोनों इक्वल है।
मतलब मम्मी ओवर कर देंगी और पापा कुछ भी नहीं करेंगे। तो मेरे को लगता है कि ठीक है चलो इन दोनों ने बैलेंस आउट कर रखा है, अपना अपना हिस्से का मिला जुला के मेरे को दे देते हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तुम्हारे सिबलिंग्स हैं क्या? हाँ छोटी बहन है मेरी और टॉपर। और मैं बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल वाहियात, वाहियात जिसे कहते हैं ना कि स्कूल में ऑप्शंस आते थे कि यार तुम्हें साइंस लेनी है या तुम्हें वो ये क्या कहते हैं ह्यूमैनिटीज लेनी है या फिर कॉमर्स तुम्हारे लेनी को है, कॉमर्स लेनी आर्ट्स? है। हाँ। तो जब सबको बुलाया जा रहा था कि तुम्हारे रिजल्ट से पहले अपना लिख जाओ, तो मेरे को तो बोल दिया था तुम बैठे रहो, तुम्हारे को एक ही मिलेगी। और फिर मैं फिर भी की एक होती है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, मैंने कहा दोस्तों को जा रहा हूँ लिखवा के आऊंगा। मैं वहां पे लिखवा के आया कॉमर्स, मेरे को लिखवाना था नॉन मेड, बस लिखवाना था पता नहीं क्यों। ठीक है मैंने लिखवाया कॉमर्स विदाउट मैथ्स, और फिर उन्होंने मेरे को उठा के फेंक दिया ह्यूमैनिटीज में, पूछा भी नहीं। तो मतलब ये सीन था मेरा। ओह, ओ भाई। बट 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 अब ये लेवल है कि अब मेरे को कॉल करते हैं, मेरे को एक टीचर ने कहा था, अब बस होप कर रहा हूँ देख ना रहे हो, मेरे को उन्होंने कहा था कि क्लास से पहले मतलब एग्जाम से पहले दूर से लैब से कि वापस चला जा, वापस चला जा, ऐसे करके। और मेरी फट गई थी क्योंकि मेरे को टीचर से तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम्हारी टीचर से फटनी है। मैं चला गया वापस, मैंने कहा ठीक है यार छोड़ो। और मैं जाते जाते ऐसी सीढ़ियों में इतना ह्यूमिलेटेड और मतलब इतना नीच टाइप का फील करता हुआ मैं वापस जा रहा था अपनी क्लास की तरफ। मैं लैब में काम से जा रहा था उनके पास, ऐसे बहुत जलील करके कि वापस चला जा, वापस चला जा। और जैसे ही 12th खत्म हुई, जब उनको पता चला कि हाँ इसके स्टार्ट वगैरह चल रहा है, उसके बाद मेरे को उनका कॉल आया कि यार मैं ना अपना कुछ करने का सोच रहा हूँ, तो मेरी वेबसाइट का थोड़ा समझा देगा कैसे होता है। मैं ओह, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जो अपना वो पुराना दोस्तों का ग्रुप था, मैंने कहा लो आज हो गया मैं सक्सेसफुल। मैंने कहा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हुई इसकी इतनी खुशी नहीं है मेरे को, मैं आज हुआ सक्सेसफुल। हाँ, फिर मेरे को बताया, फिर मैंने उनको अनाउंसमेंट ऑफिस आज बुलाया, हुई है। फिर मैंने ऑफिस बुलाया उनको, मैंने कचौड़ी खिलाई, मैंने कहा आओ सर कचौड़ी खाओ। ऑफिस में बुला के पूरा 1 घंटा उनके साथ। नहीं नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए था, ऑफिस बुला के सर को बोलना चाहिए था, बाहर से ही वापस काट चला दो। जा, वापस चला जा, तो पैसे आते थे ना, वेबसाइट के पैसे आते थे, वरना तो मैं कहता वापस चले जा। बहुत सही, बहुत सही। यार क्रेजी। यार ये ना अभी नींद आ रही है तो मैं जल्दी से अप कर दूंगा, नहीं नहीं, अगर कंटिन्यू करना है ना। हाँ यार कर सकते हैं। ओके तो फिर लास्ट क्वेश्चन मेरे से कोई सवाल पूछना है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे पूछ लिए, कोई सवाल आ रहा हूँ मेरे से पूछने के लिए। यार मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? यार मैं तो फैन हो गया, मैं मैसेज नहीं भेजता, मेरी ना टीम शॉर्टलिस्ट करती है कि किनको भेजना है किनको नहीं भेजना, क्योंकि मैं स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व रहता हूँ। बट जो मैसेज आपको है वो मैंने भेजा पर्सनली, क्योंकि मेरा अरे क्या भाई, रहता है थैंक ना, यू सो मच। मेरे मेरे गिनती के मैसेज आते हैं, मतलब मैंने टीम को लगा रखा है, 2 बंदे डेडिकेटेड है कि इनको देखना है कि यार ये एडॉन टॉक्स में आने लायक हैं, तो ये उनको मैसेजेस जाएंगे। बट मैं क्या करता हूँ कि मेरे को कोई चीज पसंद आई, मैं जल्दी से उनको इंस्टाग्राम पे सर्च मारता हूँ और वो कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं भेज देता हूँ। तो मैं आपको मैसेज मैंने भेजा, तो समझ लो थैंक यू सो मच। कितनी पसंद आई होगी। बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी, और यूजली काफी ज्यादा अच्छी थी, मतलब मजा आ गया। तो दिल्ली में शो है कभी तो मेरे को बताना यार, मेरे को मैं लॉकडाउन से पहले तब तो स्टार्ट ही किया था लॉकडाउन से पहले, और 11th 12th में मेरे को बहुत क्रेज था ये मेरे को जाना है स्टैंड अप वगैरह देखने वगैरह, और मेरे को टाइम नहीं मिला। मैंने 3-4 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रखा था कि इनके तो देखने ही देखने हैं, और पूरी कैनवस लाफ क्लब और जितने भी यहाँ पे इवेंट वर्ल्ड मैंने देखता रहता था कि कौन सी टिकटें आ रही है कौन सी लेनी है जाके। तो अंकुर था एक और बड़े सारे हैं तो जिनको मेरे को देखना था, तो मैं शॉर्टलिस्ट करता रहता था। बट फिर कभी मौका ही नहीं मिला, कभी दोस्तों ने नहीं हाँ किया कि यार नहीं ये वाला नहीं जाना, ये बहुत महंगी है ये कुछ है, और कभी फिर बन नहीं पाया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब जाएंगे, अब पैसे हैं, अब टाइम है, अब टीम भी है, तो अब हो नहीं रहा, शो नहीं हो रहे हैं। तो मेरी अभी किस्मत रुक गया खराब है। यार सब। तो होए ना, अगर दिल्ली में कभी होए तो मेरे को बताना, मैं फर्स्ट सीट पे बैठ के चिल्ला रहा हूँ। हाय ब्रो। अरे नहीं, मैं बिल्कुल बताऊंगा। आई थिंक जनवरी में हम लोग कर रहे हैं, 26 जनवरी से पहले जो वीकेंड है उसको भी हटाएंगे। तो अगर होता है तो मैं आपको बताऊंगा, चलो पर्सनली फिर मैं आपको टेक्स्ट लिख के बुलाऊंगा। एक एक टिकट तो बिक गई, एक टिकट तो बिक गई। हाँ, यस फाइनली। यस। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन मेरा सबसे यही रहता है कि एडॉन टॉक्स की वाइब कैसी लगी आपको, हाउ इज एडॉन टॉक्स और हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा, मतलब थोड़ी सी यार मेरी मैं तारीफ। सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि हाउ 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 गुड डज इट साउंड, बट मेरे को फॉर नॉट इवन फॉर अ सिंगल सेकेंड ऐसा लगा कि कुछ मैं पॉडकास्ट या कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या कुछ, मैं बहुत मेरे को बहुत ही मजा आया। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग जो बात कर रहे थे,
और फ्लो में मेरे को भी पता है मैं बीच बीच में शायद डीरेल हो गया फ्लो से, क्योंकि मैं इसको एज एन इंटरव्यू एज अ पॉडकास्ट देख ही नहीं रहा था, मैं तो बातें ही करने लग गया। तो दिस जस्ट शोज कि कितने अमेजिंग टॉकर हो आप। दिस शुड वर्क रियली वेल विद ऑल द लेडीज अराउंड यू। आई होप दिस ऑलवेज वर्क्स फॉर यू। थैंक सो यू सो मच, थैंक यू। यही वाइब बढ़िया है, चीज है। बाकी यही वाइब है मेरी अभी आईएएस ऑफिसर और डॉक्टर्स के साथ बस थोड़ी सी फटती है, बट एंड में सबका फीडबैक यही रहा कि ऐसा पता ही नहीं लगा कि आपसे हम पहली बार बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपसे हम बहुत बातें पहले कर चुके हैं। सो क्रेजी। हाँ, मिलेंगे यार, कभी आओगे ना दिल्ली तो मिलते हैं, और या फिर बिल्कुल शो में ही मिलेंगे, ठीक है? डन। ओके, गुड नाइट। ओके भाई, थैंक यू सो मच। गुड नाइट थैंक यू भाई। सो मच।